हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंडिया स्पोर्ट्स न्यूज़। वर्ल्ड कप 2023 बहुत करीब आ रहा है और हमने सोचा इंडिया स्पोर्ट्स न्यूज़ विल डू अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट लुकिंग बैक एट द प्रीवियस वर्ल्ड कप्स एंड वर्ल्ड कप हीरोज के नाम से अगर हम सोचे ये वाला जो पॉडकास्ट सीरीज है उसमें सबसे बेहतरीन इंसान जो हमारे साथ वर्ल्ड कप के किस्से पुराने यादें जो भी है साझा कर सके वो है हमारे साथ हमारे दोस्त देवेंद्र प्रभुदेसाई। देवेंद्र प्रभुदेसाई को आप जानते हैं, ही इज रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स, क्रिकेट हिस्टोरियन मान सकते हैं आप इनको। क्रिकेट को बहुत बारीकी से समझते हैं और क्रिकेट की पुरानी बातें करनी है तो देवेंद्र प्रभुदेसाई से बेहतर कोई नहीं है। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया स्पोर्ट्स न्यूज वेलकम्स यू टू दिस series of podcasts as we look back at the previous World Cups. Thank you, Chandresh. Thank you for having me here. In this series, we wanted to look back at each tournament in every episode. And today we wanted to discuss about a tournament that I think every Indian looks back with a lot of pride and with a lot of nostalgia. And each time I read about it, ऐसा लगता है कुछ नया निकल के बाहर आ रहा है उसमें. And that I believe you will understand is the 83 World Cup, the 1983 World Cup. आपकी क्या याद है? What do you remember from that tournament? मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, सो मेरी मेमोरीज काफी हेजी हैं। मुझे याद है थोड़ी बहुत फाइनल जो टीवी पे चल रही थी वो देखी, बट इट वेंट ऑन टिल लेट इन द नाइट, सो आई मस्ट हैव गॉन टू स्लीप। व्हाट आई डू रिमेंबर हाउएवर इज द टीम रिटर्निंग टू इंडिया, मुंबई, एंड एक मोटरकेड हुई थी वेयर द एंटायर टीम वाज they drove from the airport to वानखेड़े स्टेडियम, और वानखेड़े स्टेडियम पे पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और उन्हें फेलिसिटेट किया गया था। बीच में इफ आई रिमेंबर करेक्टली शिवाजी पार्क पे ऑल्सो द बस हॉल्टेड एंड देयर वाज अ स्मॉल फेलिसिटेशन हेल्ड देयर। सो दोज आर माय मेमोरीज ऑफ 83। But of course, for my generation, it was a shot in the arm, and it just inspired an entire generation. To take to cricket। और सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ तो ऑन रिकॉर्ड बोल भी चुके हैं कि 83 वर्ल्ड कप विक्ट्री ने उन्हें वो एक इंस्पिरेशन दिया टू ट्राई एंड फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ देयर हीरोज। शुरुआत में जाते हैं 83 टूर्नामेंट से ठीक पहले। भारत में वनडे क्रिकेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था उस वक्त, एंड एक पाकिस्तान का दौरा हुआ था, एंड ऑन दैट टूर इंडिया वाज डेसिमेटेड बाय इमरान खान एंड सरफराज नवाज and the two umpires. But when you came back from Pakistan, you had a tough tour of West Indies and then the World Cup. Was the World Cup looked at as the important tournament in that calendar in your view, or post facto it's become very important? I think 82-83 की जब प्लानिंग हुई होगी तो ऑब्वियसली दे वुड हैव फोकस्ड ऑन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज, और वर्ल्ड कप था। बट एज यू नो 1975 और 79 जो पहले दो वर्ल्ड कप्स थे, हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत ही बेकार थी एक्चुअली। वी वन ओनली वन गेम, दैट टू अगेंस्ट ईस्ट अफ्रीका, विच वाज नॉट इवन अ कंट्री एक्चुअली, एंड वी इवन लॉस्ट टू श्रीलंका इन 1979, जो कि उस वक्त आईसीसी के फुल मेंबर्स भी नहीं थे। तो 83 आई एम श्योर दे टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो एक आफ्टर थॉट जैसे था। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि एक पूरी नई जनरेशन आई थी इंडियन टीम में, एंड दोज वर ऑल प्लेयर्स who were naturally attacking players, and they had a flair for one day cricket, for limited overs cricket. तो चाहे वो संदीप पाटिल हो या यशपाल शर्मा, कृष्णमचारी श्रीकांत, कीर्ति आजाद, and of course the one and only Kapil Dev. So an entire group of players had come of age who were very comfortable with limited overs cricket, unlike their predecessors. तो वो एक एडवांटेज था। और जो सिलेक्टर्स थे हमारे 83 वर्ल्ड कप के, वो आई थिंक दे वर मैन ऑफ विजन। तो उन्होंने सोचा कि ये जो टीम है उसमें हम ऑलराउंडर्स, जितने ज्यादा ऑलराउंडर्स हो सके उनको हम पिक करते हैं, एंड आई थिंक दैट लेड टू हिस्ट्री बिकॉज वी हैड अ डीप बैटिंग लाइनअप, वी हैड वर्सेटाइल क्रिकेटर्स, एंड दैट contributed to India making history. उस पाकिस्तान दौरे के बाद then you had a West Indies tour when there was a big change that happened. Can you tell us about that change that happened? तो पाकिस्तान टूर पे क्या हुआ कि वी लॉस्ट वेरी बैडली 3-0, वी लॉस्ट द टेस्ट सीरीज। और उस जमाने में अगर इंडिया पाकिस्तान से हारे या पाकिस्तान इंडिया से हारे, सो द कैप्टन वुड हैव टू गो। सो सुनील गावस्कर, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडिया ऑन द टूर ऑफ पाकिस्तान, उनको चेंज किया गया, एंड कपिल देव जो कि पाकिस्तान के टूर पे वाइस कैप्टन थे,
उन्हें कैप्टन बना दिया गया इंडिया का, और हम वेस्ट इंडीज चले गए। वेस्ट इंडीज पे भी हम वी डिड नॉट रियली डू पर्टिकुलरली वेल, वी लॉस्ट द सीरीज 2-0। बट उस जमाने में अगर आप वेस्ट इंडीज पे जाते हो और 5 टेस्ट में सिर्फ 2 हारते हो और बाकी के 3 ड्रॉ करते हो अगेंस्ट दैट टीम, दैट वाज आल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट। और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज हुई उस टूर पे कि 3 वनडे मैचेस हमने खेले वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 2 मैचेस हम हारे, लेकिन एक मैच बर्बीस करके एक जगह है गयाना में, वहां हम वो मैच एक्चुअली जीते। वी बैटेड फर्स्ट, सुनील गावस्कर द फॉर्मर कैप्टन, ही स्कोर्ड 90, कपिल देव ने कुछ 30 बॉल पे 72 रन्स मारे, एंड देन वी वेंट ऑन टू विन द मैच बाय आई थिंक अबाउट 30-40 रन्स। सो दैट वाज अ बिग थिंग, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वेस्ट इंडीज की क्या रिकॉर्ड थी वनडे क्रिकेट में। 1975 और 1979 दोनों वर्ल्ड कप्स वो जीते थे, और एंड फॉरगेट लीव अलोन विनिंग, वो एक मैच भी नहीं हारे थे वर्ल्ड कप में। तो वर्ल्ड कप के जस्ट कुछ हफ्तों पहले हमने वर्ल्ड चैंपियंस को एक वनडे मैच में हराया। दैट वाज आल्सो अ बिग थिंग। और उस दौरे के बाद जब वर्ल्ड कप के लिए टीम चुना जाना था, सेलेक्टर्स ने, जैसे आपने कहा, वर्सटाइल टीम, दे चोज अ वर्सटाइल टीम, the choices were very interesting, and because they went in with more medium paced bowlers, and of course a left arm fast bowler who never played a game for India, Sunil Walson. What do you make of the selection committee? Can you tell us about the selection committee and also the players that were chosen for that World Cup? Yeah, so the selection committee, I think pacho members were former cricketers, and I think 2 of them were former India captains, Chandu Borde and Bishan Singh Bedi. I think even Pankaj Roy, if memory serves me right, was a part of it. So they all understood the game. और उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड में दे रियलाइज कि द बॉल विल डू समथिंग, बॉल थोड़ा मूवमेंट होगा, तो फास्ट बॉलर्स की कमी तो थी ही, तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसे प्लेयर्स को लेते हैं जो कि वर्सेटाइल हो, बैटिंग भी कर सकते हैं, प्लस who can make the ball move in English conditions. And you had players like Roger Binney, Madan Lal, जो Balwinder Singh Sandhu, who played that role very well. So that was a great selection. And spinners तो वैसे कम ही थे, क्योंकि कीर्ति आजाद and रवि शास्त्री, they could be termed as the 2 spinners. और बैटिंग सॉलिड थी, क्योंकि गावस्कर और मोहिंदर अमरनाथ ये 2 सीनियर प्लेयर्स थे, प्लस then you had attacking players like Krishnamachari Shrikant, Sandeep Patil, Kapil Dev of course. तो एक अच्छा बैलेंस था मेरे ख्याल से फ्रॉम बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स एंड अटैक एंड डिफेंस, एंड आई थिंक इट ऑल्सो हेल्प्ड। मुझे क्या लगता है कि वर्ल्ड कप के पहले वी हैड 2 वेरी टफ टूर्स, जैसे कि आपने कहा, हम पहले पाकिस्तान गए, उसके बाद हम वेस्ट इंडीज गए, सो 2 ऑफ द टफेस्ट प्लेसेस टू टूर इन दोस टाइम्स। और जो टीम का जो कोर था वो वही था, जो वर्ल्ड कप की टीम का जो कोर था, जो 14 में से जो मेन 7 या 8 प्लेयर्स थे, वो पाकिस्तान में भी एक साथ थे और वेस्ट इंडीज में भी एक साथ थे। सो आई थिंक दे वर यूज्ड टू ईच अदर। वो एक फैमिली तो नहीं कह सकते, बट दे वर जेलिंग वेरी वेल विथ ईच अदर। दे न्यू, दे अंडरस्टूड ईच अदर वेरी वेल, बिकॉज दे हैड स्पेंड द लास्ट 6 months ट्रैवलिंग विथ ईच अदर, प्लेइंग विथ ईच अदर। तो मेरे ख्याल से वो दैट डिड अ लॉट फॉर टीम स्पिरिट, और उसकी वजह से एक मेरे ख्याल से एक क्वाइट कॉन्फिडेंस था कि वी विल डू आवर बेस्ट। अब मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने सोचा था कि हम जीतेंगे वर्ल्ड कप, लेकिन मेरे ख्याल से एक इंटरनली एक फीलिंग होगी कि हम कुछ कर सकते हैं। वी जस्ट हैव टू प्ले टू आवर पोटेंशियल एंड यू नेवर नो। बिल्कुल, और आप सबको बता दें कि ये वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी था, जैसे जो टीम की मेकअप की बात की देवेंद्र ने, और वो बताते हैं कि पिछले 2 वर्ल्ड कप में आपके 4 दिग्गज स्पिनर्स पे हम निर्भर थे, और इस बार स्पिनर साइडलाइन हो गए थे, मेन हो गए थे मध्यम गति के गेंदबाज, मीडियम पेसर्स। तो ये दिखाता है दैट शिफ्ट इन इंडियन क्रिकेट हैपेंड, एंड दिस वर्ल्ड कप वाज अ बिग इंडिकेटर ऑफ दैट इन दैट सेंस। यस, क्योंकि उस जमाने में मानते भी थे कि स्पिनर्स हैव नो रोल टू प्ले इन वनडे क्रिकेट, और जैसे कि आपने कहा कि 75-79 में द मेन स्टेज ऑफ आवर बॉलिंग अटैक वर द स्पिनर्स, उनसे कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तो बिशन सिंह बेदी जो 75 और 79 में खेल चुके थे, वो 83 वर्ल्ड कप के टाइम पे सिलेक्टर थे, तो शायद उन्होंने भी वो इन्फ्लुएंस किया होगा कि मुझे लगता है कि वी शुड लुक एट पेस, मीडियम पेस स्विंग बॉलर्स। उस जमाने में 1983 में ये माना जाता था कि वनडे क्रिकेट, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट जो है, इट इज नॉट अ स्पिनर्स गेम। उसके लिए हमें एक सेपरेट पॉडकास्ट करना पड़ेगा कि क्या हुआ मार्च 1985 में, वेयर अनदर इंडियन कैप्टन प्रूव्ड टू द वर्ल्ड दैट स्पिनर्स कैन बी एन अटैकिंग वेपन
in limited overs cricket, but we'll need a separate podcast for that. बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दें कि टीम चुन चुके थे और टीम जब वहां पे पहुंचे इंग्लैंड, वो एक साथ नहीं पहुंचे, वो कुछ यहां से कुछ वहां से, बाद में जाके एक साथ वहां पे मिले। वो किस्सा क्या था? तो कुछ प्लेयर्स थे वो ऑलरेडी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे या लीग्स खेल रहे थे, सो दे वर देयर ऑलरेडी। और जो मेरे ख्याल से कुछ 5-6 प्लेयर्स इंडिया से, दे जॉइंड देम। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दे वर यूज्ड टू बीइंग विद ईच अदर, वो 6 महीनों से एक साथ थे, सो टीम स्पिरिट वाज प्रीटी हाई। और इट ऑलवेज हेल्प्स ऑन लॉन्ग टूर्स, जैसे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में दे हैड नथिंग टू डू इन द इवनिंग्स, तो संदीप पाटिल और यशपाल शर्मा जैसे जो कैरेक्टर्स थे टीम के, तो दे वुड डू समथिंग टू कीप स्पिरिट्स हाई। वेस्ट इंडीज में तो काफी सारे चीजें हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में कुछ स्कोप नहीं था, तो वीडियो देखो या ऐसे ही कुछ था। सो देयर वर दीज कैरेक्टर्स। एंड इंग्लैंड में ऑफ कोर्स सारे के सारे प्लेयर्स इंग्लैंड जा चुके थे, either to play league cricket or county cricket, or even as part of junior tours early in their careers. सुनील गावस्कर, मदन लाल वेंगसरकर तो काफी बार इंग्लैंड टूर कर चुके थे एज मेंबर्स ऑफ इंडिया टेस्ट टीम। सो एक फेमिलियरिटी थी, और जैसे मैंने कहा कि एक कॉन्फिडेंस था कि ये बार हम कुछ करेंगे। और मुझे याद है किम ह्यूज जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया विल बी द डार्क हॉर्सेस। तो ये पहली बार था कि किसी नॉन इंडियन ने इंडिया के बारे में ऐसे कहा कि इंडिया कैन पुल ऑफ अ सरप्राइज। बट ऑब्वियसली किसी ने सोचा नहीं होगा कि इंडिया विल गो ऑल द वे। और अच्छी बात यह है कि टीम वहां पे पहुंची, एक साथ हुए, और फिर कैंपेन जब शुरू होना था उसके पहले कुछ वार्म अप मैचेस भी थे। 4 वार्म अप मैच थे, 4 वार्म अप मैचेस थे, जिसमें से हम 3 हार गए। और किन किन के साथ था ये? कुछ माइनर काउंटी, श्रीलंका जैसे टीम्स थे। बट देन अगेन यू जस्ट हैव टू से दैट शायद वो प्लेयर्स ने उतने सीरियसली नहीं लिए वार्म अप मैचेस। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिफरेंस हुआ अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। हमारी पहली मैच थी, एंड we managed to win the opening match of the World Cup, the official World Cup against the West Indies. That would have given us tremendous confidence कि हमने डिफेंडिंग चैंपियंस को पहली मैच में हराया है। यशपाल शर्मा ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली, 89, एंड देन रॉजर बिनी बोल्ड वेल। तो वो एक शॉट इन द आर्म था इंडिया के लिए कि हम वर्ल्ड चैंपियंस को हमने हरा दिया है। और एक कहानी है कि मैच शुरू होने से पहले कपिल देव ने टीम को याद दिलाया कि बर्बीस में कुछ हफ्ते पहले ही हमने इसी टीम को हराया है। तो कपिल ने कहा कि इफ वी कैन डू इट वंस वी कैन श्योरली डू इट अगेन, और वैसे ही हुआ। उससे मेरे ख्याल से पूरा बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, सब कुछ बदल गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए भारत, उन मैचेस के बारे में भी बात करते हैं। जिम्बाब्वे, भारत के ग्रुप में जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज थे, और दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान। उस ग्रुप में भी बढ़िया मुकाबले हो रहे थे। पाकिस्तान श्रीलंका बहुत बढ़िया मुकाबला था। इंग्लैंड न्यूजीलैंड भी अच्छी टीमें थी उस वक्त 83 में, और दूसरे ग्रुप में भी जबरदस्त था। ये ग्रुप सब लोग सोच रहे थे कि इंडिया और माफ कीजिए वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया बड़े आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दे दी अपने पहले मुकाबले में। हाँ, तो जिम्बाब्वे ने तो जो इनफैक्ट पहला जो दिन था वर्ल्ड कप का, 9 जून 83, दे कॉल्ड इट द डे ऑफ द जायंट किलर्स, क्योंकि इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया और जिम्बाब्वे हु वर प्लेइंग देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप मैच, वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुए थे पिछले साल, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया। सो जायंट किलर्स वो एक बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्चुअली बाद में रिकवरी की भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया। सो हमने वेस्ट इंडीज को पहली मैच में हराया, फिर हमने जिम्बाब्वे को हराया, बट थर्ड मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वी लॉस्ट वेरी बैडली। आई थिंक कुछ 150 रन से हम हारे। तो ऑस्ट्रेलिया रिकवर्ड लॉस्ट ग्राउंड, लेकिन आई थिंक वेयर इट मैटर्ड, आई थिंक द इंडियन टीम, और रादर टू बी मोर स्पेसिफिक, कपिल देव द कैप्टन, he turned it on when it mattered। बिल्कुल, और इसी के बारे में हम बात करते हैं कि कपिल देव ने जो कमाल किया, जो करिश्मा किया उन्होंने, टनब्रिज वेल्स नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ वो मुकाबला, भारत बनाम जिम्बाब्वे। देवेंद्र, वो जो छोटा सा कस्बा है अब एक वो जैसे कहते हैं ना पिलग्रिमेज साइट बन गया। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं, वो एक पिलग्रिमेज साइट बन गया वो मैदान, खासकर क्योंकि इफ यू लुक एट इट वेरी क्लोजली दैट
that knock, that effort by Kapil Dev put Tunbridge Wells on the world map Of course. and changed the course of the game forever. यस यस। तो हुआ ये कि हमारी पहली 2 मैचेस हम जीते थे, फिर हमने हमारी तीसरी मैच हारी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और फिर वेस्ट इंडीज ने बदला लिया हमसे पहली मैच के हार का। तो वी वर 2 विन्स एंड 2 लॉसेस विद 2 टू प्ले। तो सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई होने के लिए ये जरूरी था दैट वी विन द लास्ट 2 मैचेस, और लास्ट 2 मैचेस किसके खिलाफ थे? पहली मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी और दूसरी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो मैच टनब्रिज वेल्स में खेली जाने वाली थी, इट वाज अ डैम्प पिच, ग्रीन टॉप था, और एक टीम ने डिसाइड कर लिया था कि पहले बैटिंग करेंगे और कुछ 300 वगैरह बनाएंगे, और फिर वी विल ट्राई एंड बोल जिम्बाब्वे आउट। तो वो रन रेट में भी हम ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा आगे जा सकेंगे। तो वो इतने मेरे ख्याल से ऑब्सेस हो गए कि पहली बैटिंग करनी है, 300 रन बनाने हैं, कि वो ये भूल गए देखना कि ये जो पिच है ये गीली है और ये ग्रीन है, और उन्होंने बैटिंग ले ली। कपिल देव ने टॉस जीत के बैटिंग ले ली, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। 9 for 4 कपिल देव बाथरूम से बाहर आए, ही वेंट आउट टू बैट, फिर 5वां विकेट गिरा 17 for 5, और उसके बाद फिर लंच टाइम पे, उस जमाने में ऑफकोर्स 60 ओवर्स की मैचेस थी, तो फर्स्ट इनिंग्स 30 ओवर्स के बाद लंच इंटरवल होता था, फिर द नेक्स्ट 30 ओवर्स वुड बी बोल्ड, उसके बाद सिर्फ 10 मिनट का बिटवीन इनिंग्स चेंज ओवर, फिर फर्स्ट 30 ओवर्स ऑफ द टीम बैटिंग सेकंड, फिर टी इंटरवल होता था, और फिर द रिमेनिंग 30 ओवर्स। सो 120 ओवर वुड बी स्प्रेड आउट ओवर एन एंटायर डे। इंग्लिश समर्स आर ऑफ कोर्स लॉन्ग, वहां पे तो रात के 9 बजे तक सनलाइट रहता है समर में। तो लंच पे तो हम कुछ मेरे ख्याल से 106 पे 8 कुछ हमारा स्कोर था, या 7, 106 for 7, और कपिल देव बहुत ही गुस्सा थे क्योंकि ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे द पीपल हैड बैटेड। तो जैसे वो ड्रेसिंग रूम में आए तो उन्होंने देखा कि कोई नहीं है वहां पे, और सिर्फ एक टॉवेल है एक कुर्सी पे और एक पानी का ग्लास है। तो वो समझे कि क्या हुआ है, दैट द टीममेट्स जस्ट वांट हिम टू टेक इट इजी। ये टॉवेल है और ये पानी है, पानी प्लीज पीजिए, एंड कूल, जस्ट बी कूल। तो वैसे ही हुआ, और इंटरवल के बाद तो कपिल स्टार्टेड हिटिंग द बॉल, एंड ही जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन। 140 for 8 स्कोर हुआ। उसके बाद सैयद किरमानी बैटिंग पे आए, एंड सैयद किरमानी स्टेड ऑन 26 नॉट आउट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 26 नॉट आउट्स ऑफ ऑल टाइम, और कपिल देव ने 175 नॉट आउट बनाए, विच एट दैट स्टेज वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन वनडे क्रिकेट। मेरे ख्याल से ग्लेन टर्नर के नाम पे रिकॉर्ड था 171 का, तो कपिल देव ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो बहुत ही ऐतिहासिक, जैसे आपने कहा। और बाद में, मतलब अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कपिल देव किस तरह के क्रिकेटर थे। मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे ओवर में वो बैटिंग करने आए होंगे इंडिया के इनिंग्स के। 60th ओवर तक उन्होंने बैटिंग की, फिर 10 मिनट का चेंज ओवर, जिम्बाब्वे की बैटिंग शुरू हुई, और पहली ओवर किसने डाली? कपिल देव ने डाली। सो दैट इज द काइंड ऑफ क्रिकेटर ही वाज, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और हमने वो मैच जीती। सो वी वर, आवर होप्स वर अलाइव। और उस मैच को लेकर देवेंद्र, ये काफी मतलब क्या कहे, मतलब काफी गलत बातें भी आती है बाहर, कुछ सही बातें भी आती है, और मजे की बात यह है कि हर किसी के पास उस मुकाबले के बारे में अलग अलग कहानियां हैं, अगर आप सोचें। Yes. और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नो वन नोस दैट बीबीसी ने स्ट्राइक नहीं किया था। एग्जैक्टली नहीं किया था। उनके पास स्टाफ नहीं थे मैच को कवर करने के लिए, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान वाज प्लेइंग इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज वाज प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया जिम्बाब्वे मैच कौन कवर करेगा, कौन देखेगा? ये जो 2 हाई हेवी ड्यूटी एनकाउंटर्स थे, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, मेरे ख्याल से लॉर्ड्स पे वो मैच था, एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो सारा जो बीबीसी का जो क्रू था वो इन 2 ग्राउंड्स पे लगा हुआ था। तो इंडिया जिम्बाब्वे वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्टोरी है कि बीबीसी स्ट्राइक पे थी, ये बिल्कुल गलत है। स्टाफ ही नहीं था उनके पास, जैसे आपने कहा। पर उस मुकाबले में फोटोग्राफर्स थे, उस मुकाबले में बीबीसी का रेडियो स्टाफ था, रेडियो कमेंटिंग हुआ। अभी भी आप बीबीसी के साइट पर जाएंगे तो शायद आपको मिल जाएगा उस मैच का कमेंट्री। और उसके बाद भारत के कुछ चुनिंदे 4-5 जर्नलिस्ट भी थे वहां पे। यस। मैंने सुना कि गुंडप्पा विश्वनाथ भी थे वहां पे। गुंडप्पा विश्वनाथ भी थे, वो कुछ
ही वॉज गेटिंग अ लिटिल फिलोसॉफिकल जब हम 9 for 4 थे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली सब ठीक हो गया बिकॉज ऑफ कपिल देव। बट या एक थोड़ी इंडियन प्रेजेंस थी वहां पे। एक फोटोग्राफर भी थे, श्रेनिक सेठ करके। ही वॉज द ओनली इंडियन फोटोग्राफर जो यूके गए, मतलब जिन्हें लगा कि मुझे जाना चाहिए। कोई जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि लोगों ने सोचा 80 वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है इंडिया का। बट मिस्टर श्रेनिक सेठ ट्रैवल्ड, और फिर आगे जाके 25 साल बाद श्रेनिक सेठ ने एक कॉफी टेबल बुक भी निकाला, बिकॉज ही वॉज द ओनली इंडियन फोटोग्राफर to have been there at the 83 World Cup from the first match till the final. बिल्कुल दिलचस्प है श्रेनिक शेठ का वो किरदार। पर इस टूर्नामेंट के बारे में देवेंद्र भी अब बात करना चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट में फॉर्मेट थोड़ा 75 और 79 से थोड़ा अलग था। हाँ। कुछ बताएंगे किस तरह से था ये फॉर्मेट? So 75-79 में कैसे था कि 8 टीम्स थी which were divided into 2 groups of 4 each, और हर एक टीम अपने ग्रुप के बाकी के 3 टीम्स को एक बार खेलती थी। दैट वाज द फॉर्मेट ऑफ 75-79 फाइनल। और फिर जो हर ग्रुप में जो दो टॉप टीम्स थी वो सेमीफाइनल जाती थी। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट था। 83 में यही फॉर्मेट था, सिर्फ फर्क इतना था कि a team played the other 3 teams in its group twice. तो जो मैचेस थे वो 3 से बढ़कर 6 हो गए। A team played a minimum of 6 matches in the first round at the league stage. तो उन्होंने कहा, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि ये हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर कोई बड़ी टीम होगी और बड़ी टीम की अगर शुरुआत अच्छी नहीं हुई, उन्होंने शायद मान लीजिए पहली मैच हारी, they should get enough time to come back into the tournament. लेकिन आयरनी की बात यह है कि दैट टूर्नामेंट प्रोड्यूस्ड प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट क्रिकेटिंग अपसेट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट। तो क्या ऑर्गेनाइजर्स को कुछ पता था जो हम सबको नहीं पता था उस वक्त? आई थिंक दैट वाज जस्ट हो गया, वो चांस की बात है। बहुत दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त जो है भारत, आप जब हम बात कर रहे थे कपिल देव की 175 नॉट आउट के बारे में, उस वक्त तक भारत ने पहले मुकाबले में वेस्ट इंडीज को हराया था, फिर जिम्बाब्वे को हराया था, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हारे थे और बहुत बुरी हार थी वो, और काफी बहुत बड़ा झटका लगा था। और उसके बाद जिम्बाब्वे को एक वेस्ट इंडीज से भी हारे, फिर जिम्बाब्वे को हराया टनब्रिज वेल्स में। अब बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला था, आखिरी लीग मुकाबला था भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये मुकाबला भारत के जीतना ही जीतना था। और इट वाज द क्वार्टर फाइनल। बिल्कुल। और इस मुकाबले में भी फिर एक बार कपिल देव सबसे आगे, बट ऑफ कोर्स रॉजर बिनी एंड मदन लाल वो प्रमुख उसके शिल्पकार थे उस जीत के, क्योंकि दोनों ने 4-4 विकेटें ली। हमने पहली बैटिंग करके कुछ 247 बनाया, एंड आई थिंक इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, सारे के सारे बैट्समैन ने डबल फिगर्स किए। सो इट वाज अ टीम एफर्ट। कोई किसी ने बड़ा स्कोर नहीं किया, बट एवरीवन कंट्रीब्यूटेड। और फिर रॉजर बिनी, मदन लाल, इंग्लैंड उनके लिए इट वाज लाइक अ सेकंड होम, सो दे मेड द बॉल टॉक एंड द ऑस्ट्रेलियंस हैड नो आंसर। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब डेविड हुक्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक्टिंग कैप्टन थे उस मैच में क्योंकि किम ह्यूज इंजर्ड थे, तो आई थिंक रॉजर बिनी ने उन्हें बोल्ड किया, और वो जब ड्रेसिंग रूम पे आए तो उन्होंने किसी से कहा कि ये बॉलर का प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत स्लो है, तो हमारा जो शॉट खेलना होता है, वी कंप्लीट प्लेइंग द शॉट, लेकिन बॉल तब तक आता ही नहीं, और चूंकि हमारा शॉट कंप्लीट होता है वो बॉल चला जाता है और स्टंप को लगता है। So he is not very fast for us, he is too slow for us. I think that was a little condescending, थोड़ा typical Australian aggro, but ठीक है, मतलब वो रॉजर बिनी की खासियत थी कि वो he could make the ball do things that batsman could not comprehend. पर ये बातें 80 के दशक में रमेश कृष्णन के लिए भी कहते थे ना, उनके सर के। हाँ, रमेश कृष्णन के बारे में भी कहते थे कि बहुत स्लो है। तो मतलब ये ऐसी चीजें भारत की एक स्पेशलिटी थी। करेक्ट। पर ये जो मुकाबला था, आपने कहा जैसे भारत ने इस आखिरी मुकाबले को जीतना ही जीतना था। रॉजर बिनी, मदन लाल, बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन, बॉल आउट मतलब जिता दिया भारत को, और भारत जो है फिर सेमीफाइनल में पहुंचने का दावेदार बन गया, और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम बाहर हो गई उस विश्व कप से, सेमीफाइनल नहीं पहुंचा। किस तरह से देखा था इस उलटफेर को सबने? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंटरनल इश्यूज थे विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड। ग्रेग चैपल उस जमाने के उनके सबसे बड़े बैट्समैन, वो ही हैड रिटायर्ड फ्रॉम टूरिंग। किम ह्यूज कैप्टन थे, लेकिन किम ह्यूज की जो टीम में दिग्गज प्लेयर्स थे उनके साथ बनती नहीं थी।
तो कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस तो थे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम में, एंड दे वर इनकंसिस्टेंट। मतलब पहली ही मैच वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हार चुके थे, एंड हमारे यहाँ टीम स्पिरिट बहुत अच्छा था। वेस्ट इंडीज ऑफ कोर्स हैड रिकवर्ड आफ्टर दैट लॉस टू इंडिया इन द फर्स्ट मैच। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया something was not right in their camp, and I think they made basic mistakes which India capitalized on in the last match. बिल्कुल। और दूसरी ग्रुप में हम बात करें तो दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बारे में हमने बात किया। पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा इशू ये था कि उनके कप्तान इमरान खान गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। करेक्ट। पूरे टूर्नामेंट में आप सबको बता दें, इमरान खान एक बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे थे, उसका भी उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ बिकॉज उसके ही कुछ महीनों पहले इमरान खान ने हमारे अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में 40 विकेटें ली थी, रिकॉर्ड 40 विकेट्स, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान विनिंग दैट सीरीज 3-0। अगर इमरान खान नहीं होते तो शायद वो सीरीज सारे के सारे टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए होते, बिकॉज बोथ टीम्स वुड हैव हैड ग्रेट बैट्समैन। इमरान वाज द ओनली डिफरेंस। तो वो अपने करियर की पीक पे थे और उनको वो शिन का फ्रैक्चर हुआ, और एडवाइस उन्हें बराबर नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप बॉलिंग मत कीजिए, मतलब पर आप बैट्समैन के हैसियत से आप खेल सकते हो। एंड देयर वर मेनी मैचेस दैट पाकिस्तान प्लेड ऑन हेल्पफुल विकेट्स, ग्रीन टॉप्स, लेकिन इमरान खान बॉलिंग नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान ने फिर भी मेरे ख्याल से सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करके बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, बट दे वुड हैव बीन अ लॉट मोर कंफर्टेबल हैड देयर कैप्टन बीन अवेलेबल एज अ बॉलर। बिल्कुल। और क्योंकि तब पाकिस्तान की गेंदबाजी उतनी खतरनाक नहीं थी जैसे बाद में हुई वसीम अकरम, वकार यूनिस के आने से। उस वक्त इमरान, सरफराज, अब्दुल कादिर, ये तीन ही गेंदबाज थे जिनके बिना पर वो टूर्नामेंट जीतने का ख्वाब देख सकते थे। पर उसके अलावा दूसरी टीमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, उनकी कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंग्लैंड वाज ऑन अ रोल। आई थिंक इंग्लैंड, मुझे याद है उन्होंने अपने 6 लीग मैचेस में से 5 मैचेस जीते थे। सो सबको लग रहा था कि ये 1979 की का रिपीट होने वाला है, कि इंग्लैंड फाइनल तक तो डेफिनेटली जाएगा। और फिर देखते हैं, एवरीबडी ऑल्सो एक्सपेक्टेड वेस्ट इंडीज टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। तो लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि दोबारा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज फाइनल होगी, और शायद अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल, who knows, England may even defeat the West Indies. England did well. Sri Lanka had a couple of good performances, लेकिन again थोड़ी inconsistency, inexperience था उनका। And New Zealand और पाकिस्तान की एक बहुत ही close match हुई, which पाकिस्तान won and qualified for the semis. तो जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमारे ग्रुप में एक क्वार्टर फाइनल हुई थी, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्वार्टर फाइनल हुई, एंड पाकिस्तान वन। और श्रीलंका के साथ उस टीम में एक बहुत ही महान क्रिकेटर साथ में थे, बताएंगे उनके बारे में? यस, तो सर गैरी सोबर्स, यानी कि द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, वो उस वक्त कोचिंग कर रहे थे श्रीलंका में। सो ही वाज अकम्पनिंग द टीम, एंड आई थिंक 83 वर्ल्ड कप को देखते हुए शायद अगर लोग कहें कि नहीं, तो मे बी ही डिड नॉट डू अ गुड जॉब, बट उसके 2 साल बाद श्रीलंका ने सबसे पहली बार टेस्ट सीरीज जीती, इंडिया को ही हराया। और जिन जूनियर क्रिकेटर्स को गैरी सोबर्स ने ट्रेन किया, all of them went on to then lead श्रीलंका टू ग्लोरी इन द सब्सिक्वेंट डेकेड। उसमें से टॉप नाम जो आता है वो है अर्जुन रणतुंगा का। अर्जुन रणतुंगा वो सोबर्स के स्टूडेंट थे। So I think long term में Sobers being in Sri Lanka worked to their advantage. बिल्कुल। और दूसरी तरफ भारत भी इतिहास रचा रहा था, पर एक इतिहासकार थे उस टूर्नामेंट से ठीक पहले जिन्होंने कुछ बात कही थी जो आप सबको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्या था वो बात? तो डेविड फ्रिथ, जो कि विस्डन जिसे क्रिकेट का बाइबल महान माना जाता है, तो डेविड फ्रिथ ने कहा था कि अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो मैं आई विल ईट माई वर्ड्स, तो मैंने जिस कागज पे ये लिखा है उस कागज को मैं खा जाऊंगा, ऐसे डेविड फ्रिथ ने कहा था। एंड फुल क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने वैसे किया, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने एक्चुअली वो कागज फाड़ा, उसे एक ग्लास में डाला एंड वो ग्लास पिया फिर उन्होंने। सो गिव हिम क्रेडिट। वो अपने बात के पक्के थे डेविड फ्रिथ, बात के पक्के थे, बहुत पक्के। बिल्कुल। पर अब हम आते हैं सेमीफाइनल की तरफ। काफी अटकलें हुई, क्या होगा क्या नहीं होगा। सबने तो ये कह दिया था कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का फाइनल होने वाला है, बीच में सिर्फ एक इंडिया की टीम है और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। बड़े आसान से दोनों टीमें फाइनल में पहुंच जाएंगे। पर एक तरफ तो बात सही हुई, वेस्ट इंडीज ने रौंदा पाकिस्तान, करेक्ट। दूसरी तरफ इंग्लैंड इंडिया का मुकाबला था, सबको लगा ये तो मतलब तय है,
वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का फाइनल होना, क्या हुआ उस सेमीफाइनल में? तो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग शुरू की, दे गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, आई थिंक 60, दे क्रॉस 50 विद फॉर नो लॉस। और फिर रॉजर बिनी जो कि उस टूर्नामेंट में हमारे टॉप बॉलर थे, उन्होंने 2 विकेटें ली। और फिर कपिल देव ने सोचा कि बीच के जो ओवर्स हैं उसके लिए मैं मोहिंदर अमरनाथ और कीर्ति आजाद से कुछ ओवर्स डलवा लेता हूं, यू नो, बिफोर द इंग्लिश बैट्समैन अटैक इन द क्लोजिंग ओवर्स। और मोहिंदर अमरनाथ और कीर्ति आजाद ने इतनी अच्छी बॉलिंग की दोनों एंड से कि दोनों ने 12-12 ओवर डाले। 60 ओवर के मैच में बॉलर का कोटा 12 ओवर का था। सो अमरनाथ और कीर्ति आजाद दोनों ने 12-12 ओवर डाले एंड दे गॉट सम वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स। मोहिंदर अमरनाथ ने डेविड गावर और माइक गैडिंग को आउट किया। डेविड गावर उस वर्ल्ड कप में बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे। और एक प्लेयर जो थे एलन लैम्ब, वेरी डेंजरस प्लेयर, वो रन आउट हुए जब कीर्ति आजाद बॉलिंग कर रहे थे। और फिर कीर्ति आजाद ने इयन बोथम जैसे महान खिलाड़ी को भी आउट किया। सो आई थिंक वो 4 विकेटें गिरी, 3 विकेट्स 1 रन आउट। सो दैट जस्ट टर्न द मैच। और फिर बाद में लोअर ऑर्डर जो थी इंग्लैंड की, इट जस्ट कैप्साइज्ड। और फिर जब चेस करना था, पहली बार उस टूर्नामेंट में भारत को एक डिसेंट स्टार्ट मिला। एग्जैक्टली। तो गावस्कर और श्रीकांत, सुनील गावस्कर वाज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म। इनफैक्ट लीग स्टेज में 2 मैचेस में वो खेले भी नहीं थे। पहले मैच में वो इंजर्ड थे, फिर दूसरा मैच कहते हैं कुछ लोग के उन्हें ड्रॉप किया गया था, कुछ लोग कहते हैं ही वाज नॉट फिट, व्हाटएवर द केस इज। लेकिन फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो दूसरी लीग मैच थी जिसमें दिलीप वेंगसरकर को चोट लगी थी ऑफ माल्कम मार्शल एंड ही वाज रूल्ड आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, तो उसके वजह से शायद मिस्टर गावस्कर को दोबारा लिया गया 11 में, प्लेइंग 11 में। और ही प्लेड इन द लास्ट इन द मैचेस अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड ऑस्ट्रेलिया। और फिर जब सेमीफाइनल आई तो आई गेस रवि शास्त्री भी अवेलेबल थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट को लगा होगा कि लेट्स नॉट डिस्टर्ब अ विनिंग कॉम्बिनेशन। तो गावस्कर श्रीकांत ने ओपन किया और गावस्कर ने 25 रन बनाए। श्रीकांत ऑल्सो प्लेड सम गुड शॉट्स, लेकिन फिर दोनों भी जल्दी आउट भी हो गए। सो 50 for 2 अगेन थोड़ा टेंशन था, बट अगेन वी हैड 2 इनफॉर्म प्लेयर्स, मोहिंदर अमरनाथ एंड यशपाल शर्मा, टू स्टेडी द नर्व्स। और ये दिलचस्प बात है, आपने गावस्कर की बात की। उस टूर्नामेंट में, टूर्नामेंट से ठीक पहले उनकी कप्तानी गई, वेस्ट इंडीज दौरे से पहले। टूर्नामेंट के दौरान ये 2 मुकाबले वो नहीं खेले, बीच के 2 मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मुकाबले। और उन मुकाबलों में रवि शास्त्री ने ओपन किया था। और जैसे आपने कहा, लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट व्हाई डिडंट प्ले द सेकंड गेम। पहले मुकाबले में कह रहे थे वो उनको इंजरी थी जिसकी वजह से नहीं खेला दूसरे मुकाबले में, और जिसके बारे में उस मूवी में भी जिक्र हुआ है कि शायद कपिल देव और गावस्कर के बीच में इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन की तकलीफ हो गई, कम्युनिकेशन इश्यूज। तो और ये बाद में जाकर उनके बीच में जो भी इश्यूज हुए या नहीं हुए, दोनों कपिल और गावस्कर, क्या ये माना जाए कि ये उसकी शुरुआत थी उधर? आई थिंक मैंने काफी लोगों से इंटरेक्ट किया है और सब लोगों का यही मानना है कि इट वाज ऑल ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ऐसे कुछ नहीं था। दे हैड द हाईएस्ट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर ईच अदर। तो ये जो एक लोग कहते हैं कि दे वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स या उनमें कुछ अनबन थी, ऐसे कुछ था ही नहीं। आई मीन दे वर बोथ पार्ट ऑफ अ टीम और दोनों चाहते थे कि इंडिया हमेशा अच्छा करे। तो जब गावस्कर कैप्टन थे तो कपिल गेव 100%, व्हेन कपिल देव वाज कैप्टन गावस्कर गेव 100%। तो आई थिंक इट वाज प्योर मीडिया स्पेक्यूलेशन। और दूसरी तरफ आपने दिलीप वेंगसरकर की बात की, ये एक दिलचस्प बात है, आप लोग को पता रहनी चाहिए कि दिलीप वेंगसरकर और माल्कम मार्शल, मरूम माल्कम मार्शल, दोनों के बीच में एक, जैसे बंबई में कहते हैं 36 का आंकड़ा था। यस, क्या बात है वो? तो हुआ ये कि जब माल्कम मार्शल नए थे, वेस्ट इंडीज इंडिया आई थी 1978-79 के दौरे पर, और माल्कम मार्शल का ये कहना था कि वो जब बैटिंग करने आए थे तो दिलीप वेंगसरकर क्लोज इन फील्डर थे और उन्होंने कुछ अंपायर पे प्रेशर डाला माल्कम मार्शल को आउट डिक्लेयर करने में। तो तब से मार्शल हैड दिस प्रॉब्लम विथ दिलीप वेंगसरकर। तो था, मतलब मुझे याद है माल्कम मार्शल ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी मार्शल आर्ट्स करके, तो वो एक पूरा चैप्टर है उसमें जिसका टाइटल है वेंगसरकर वेंजेंस। तो मतलब ही हेटेड दिलीप वेंगसरकर। बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि बाद में वेंगसरकर कप्तान भी बने, वेस्ट इंडीज से काफी क्रिकेट हुई उनकी कप्तानी में। बहुत अनफॉर्चुनेट था कि उनकी कप्तानी ज्यादातर ऐसा लग रहा था वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही वो खेल रहे हैं। पर एक कॉमन बात जो मुझे अभी याद आ रही है कि 83 में टीम अलग अलग जाकर पहुंची,
वर्ल्ड कप के लिए। एक खिलाड़ी टूर्नामेंट से मतलब बाहर हो गए थे, फिर भी टीम के साथ घूम रहे थे। ऐसे ही कुछ 2007 के T20 विश्व कप में भी हुआ कि टीम जो है अलग अलग जगह से जाकर पहुंची बहुत ही साउथ अफ्रीका। इट्स अ ग्रेट और कोइंसिडेंस। पीयूष चावला भी उस टूर्नामेंट में इंजर्ड हो गए थे, वो भी पूरे टूर्नामेंट में ऐसी टीम के साथ ही जा रहे थे। तो काफी सिमिलर। और 83 में कैसा था, इट वाज अ प्रैक्टिकल थिंग, क्योंकि टूर्नामेंट था ही 16 दिनों का, 9 जून टू 25 जून। तो एक प्लेयर अगर इंजर्ड है तो देयर वाज नो पॉइंट इन बाइंग अ टिकट। मतलब अभी वो कब इंजर्ड हुए, वो मेरे ख्याल से 15 या 16 जून को इंजर्ड हो गए होंगे। तो लोगों ने सोचा होगा कि और 9 ही दिन, एक ही हफ्ता बचा है, तो लेट हिम स्टे विद द टीम। ऐसे ऐसे ही वो था। पर दोनों टूर्नामेंट को अगर बड़े गौर से देखें, ये जो सिमिलैरिटीज अभी समझ में आ रही है, दोनों टूर्नामेंट में क्रिकेट का रुख बदला, स्पेशली इंडिया में। क्योंकि इंडिया में बदला तो दुनिया में बदल गया। करेक्ट। तो क्या सिग्निफिकेंस है इन दोनों टूर्नामेंट का उस लिहाज से फिर? अब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि 1983 वर्ल्ड कप के पहले, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि वनडे क्रिकेट को इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। 83 के बाद वनडे क्रिकेट बिकेम बिग, एंड टेस्ट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी डिप भी हो गई वनडे क्रिकेट की वजह से। और 2007 में तो BCCI was the last cricket board to confirm its team's participation in that inaugural World Cup. बहुत ही reluctantly BCCI राजी हुआ उस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर आगे जाके हमने जीता। उसी वर्ल्ड कप के दौरान IPL की लॉन्च हुई, और फिर 6 महीने बाद पहला IPL खेला गया, और हम सब जानते हैं इंडिया ने जो T20 का फॉर्मेट था वो अडॉप्ट कर लिया। तो आज अगर हम किसी से पूछें कि T20 क्रिकेट किसने बनाया, तो शायद लोग कहेंगे इंडिया, जबकि सच्चाई ये है कि इंग्लैंड ने उसे इन्वेंट किया था। बट बिकॉज ऑफ IPL एंड बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ 2007, हमने वो फॉर्मेट इंग्लैंड से लिटरली छीन लिया और हमारा बना दिया। जैसे बिल्कुल ऐसे ही 1983 में भी भारत ने यही किया, इंग्लैंड से क्रिकेट छीन लिया, क्रिकेट वर्ल्ड कप का होस्टिंग राइट्स छीन लिया, और क्रिकेट भी छीन लिया, और क्रिकेट भी छीन लिया, और क्रिकेट और वर्ल्ड कप को ग्लोबल इवेंट बना दिया। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे सेमीफाइनल की, जो भारत खेल रहा था इंग्लैंड में। आपने कहा कि चेस अच्छी शुरुआत हुई, उसके बाद जो है मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा, इन सब की अच्छी साझेदारी हुई। फिर अंत में जाकर किस तरह से ये खत्म हुआ ये मुकाबला? तो जब मोहिंदर अमरनाथ आउट हुए आफ्टर अ वेरी गुड स्टैंड, तो संदीप पाटिल आए। संदीप पाटिल भी फॉर्म में थे, और उन्हें ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, जिस ग्राउंड पे ये सेमीफाइनल खेला जा रहा था, उससे काफी लगाव था, क्योंकि पिछले ही साल उन्होंने उसी ग्राउंड पे टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी थी। और बॉब विलिस, जो कि इंग्लैंड के कप्तान थे, उन्होंने बॉब विलिस के 1 ओवर में 6 4 मारे थे पिछले साल। And he was back at his favorite ground, and again he was facing England led by Bob Willis। और उनकी माँ का जन्मदिन था उस दिन, सेमीफाइनल के दिन 22 जून। तो वो बिल्कुल मूड में थे कि आज मैं कुछ करके जाऊंगा। और बॉब विलिस के 1 ओवर में उन्होंने 4 चौके लगाए 83 में। 82 में 6 लगाए थे, 83 में 4 चौके लगाए, एंड वी जस्ट वन दैट मैच। यशपाल शर्मा आउट हो गए, लेकिन फिर मुझे लगता है कि इट्स ओनली अप्रोप्रिएट कि कपिल देव आए एंड में, जस्ट टू टेक द टीम थ्रू, बिकॉज रियली ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम कमिंग दैट फार। और कुछ अब तो हम बात करते हैं लैप शॉट की, दिल स्कूप। उस मुकाबले में जो शॉट यशपाल शर्मा खेल रहे थे, वो तो मतलब अपने समय से बहुत आगे थे। हाँ, मतलब ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम इंडियंस अपने ही लोगों को क्रेडिट नहीं दिया करते। तो यशपाल शर्मा वाज नोन फॉर हिज इनोवेटिव स्ट्रोक प्ले। तो एक जो शॉट उन्होंने सिक्सर मारी थी बॉब विलिस को, जो वो ऑफ साइड पे चले गए और उन्होंने फ्लिक किया। तो ये 2020 में बहुत कॉमन बात है। हम सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करते हैं, AB डिविलियर्स के बारे में बात करते हैं, 360 डिग्री प्लेयर्स की, बट उस जमाने में भी थे। मुझे याद है एक 1987 वर्ल्ड कप में श्रीकांत ने लेफ्ट हैंडर का स्वीप की ग्रिप बनाई थी और स्वीप मारा था विद अ लेफ्ट हैंडर्स ग्रिप। दिस वाज नियरली 25 years बिफोर द स्विच हिट बिकेम प्रिवेलेंट इन क्रिकेट। केविन पीटरसन के बारे में लोग बोलते हैं कि उन्होंने स्विच हिट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो सब हो चुका था ऑलरेडी हमारे यहाँ पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। और अंत में जो है भारत जब मैच जीत रहा था, बॉब विलिस जो कप्तान थे, उन्होंने सारे लोगों को, क्योंकि एक गेंद पहले, जीत के एक गेंद पहले भी लोगों को लगा कि शायद भारत जीत गए थे, सब मैदान पर आ गए थे। वो आई थिंक स्कोरबोर्ड का कुछ कोऑर्डिनेशन का इशू था। तो टारगेट वाज 214, तो 2 रन लेने के बाद उन्होंने 214 कर दिया, व्हेन एक्चुअली इट वाज 213, सो द स्कोर्स हैड बीन लेवल्ड। और मैनचेस्टर के जो ड्रेसिंग रूम्स थे वो ऑफ साइड पे थे,
तो जब क्राउड्स आए फिर उनको वापस जाने को बोला गया, तो बॉब विलिस ने सोचा कि अभी तो एनीवे इंडिया तो जीत रही है, 1 रन बनानी है। तो उन्होंने अपने सारे फील्डर्स को पैवेलियन के साइड पे रुकने के लिए कहा कि जैसे ही बॉल डालेंगे, ये बैट्समैन संदीप पाटिल स्ट्राइक पे था, वो तो मारेगा और फिर हम भागेंगे, क्योंकि लोग तो आएंगे। उस जमाने में ये सिक्योरिटी वगैरह इतना कुछ था नहीं। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बॉब विलिस ने आके बॉल डाला, संदीप पाटिल ने स्विंग किया, आई थिंक इट टुक द एज, वेंट फॉर 4 रन्स, लेकिन कोई बॉल की तरफ नहीं देख रहा था, सब भाग रहे थे क्योंकि 4 रन्स एंड इंडिया वन द मैच। बिल्कुल, और भारत ने इतिहास रच दिया, पहले बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। और सबका जो सपना था इंग्लैंड में कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में होगा विश्व कप का फाइनल, वो हुआ नहीं। वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में 25 जून 1983 को हुआ वो ऐतिहासिक फाइनल। और उस फाइनल से ठीक पहले ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से शायद मेरे ख्याल से क्रिकेट का रुख पलट गया। क्या हुआ था? तो हुआ ये कि जो बीसीसीआई के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे एनकेपी साल्वे, तो वो चले गए थे यूके आफ्टर सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। तो उन्होंने सोचा कि अभी इंडिया फाइनल में आ गई है, तो कुछ उनके गेस्ट थे वगैरह, तो उन्होंने एमसीसी यानी कि जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का जो क्लब है, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, कुछ मेरे ख्याल से 2 एक्स्ट्रा टिकट्स की रिक्वेस्ट की, और उनकी रिक्वेस्ट का इनकार हुआ। इट वाज टर्न डाउन। उनसे कहा गया कि नहीं, आपको जो दिया है उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। एंड एनकेपी साल्वे वाज अ वेरी डिटर्मिन्ड मैन। उन्होंने सोचा कि ये अच्छी बात नहीं है कि जिस कंट्री की टीम फाइनल में है उसके क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट से आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हो। और मेरे ख्याल से दैट सेट हिम थिंकिंग। और वर्ल्ड कप फाइनल के कुछ 2 या 3 दिन बाद लंदन में एक डिनर था, तो डिनर पे साल्वे साहब थे और एयर मार्शल नूर खान, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड थे, वो भी थे उस वक्त। तो एयर मार्शल नूर खान ने आके साल्वे साहब को बधाई दी अबाउट फॉर इंडिया विनिंग द वर्ल्ड कप। और फिर उनकी बातें शुरू हुई कि ऐसा क्यों है कि हर वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होता है, कहां पे ऐसा लिखा है, इज इट रिटन एनीवेयर? 75 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, 79 का भी हुआ, 83 का भी हुआ, अभी बोल रहे हैं 87 का भी होगा, तो ऐसे क्यों? तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया पाकिस्तान एक साथ होके को होस्ट करे 87 वर्ल्ड कप। और वही हुआ। जुलाई 1984 में मीटिंग हुई एंड आईसीसी फॉर्मली अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स ऑफ 87 वर्ल्ड कप टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो आई थिंक वो एक क्रिकेट का जो एक डिसेंट्रलाइजेशन था, या टेकिंग द गेम अवे फ्रॉम इंग्लैंड, वो प्रोसेस 1983 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ। और वो इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता। अगर हम शायद सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं करते, या फिर इंग्लैंड से हार जाते, या मेरे ख्याल से अगर फाइनल भी हार जाते, तो मेरे ख्याल से साल्वे साहब शायद वो नहीं करते। बट बिकॉज वी वन दैट वर्ल्ड कप, ही गॉट दैट कॉन्फिडेंस के वी कैन डू दिस। और फिर उन्होंने पाकिस्तान से भी बात कर ली एंड इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर स्टेज्ड अ फैंटास्टिक वर्ल्ड कप इन 1987। और जो एमसीसी के वो अधिकारी है, उनको मेरे ख्याल से भारत का पद्मश्री या पद्म विभूषण मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने मना नहीं किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता ये। और क्रिकेट का जो रूप है वो वही रहता जो पहले था, वही रहता जो पहले था, करेक्ट। और 83 के फाइनल के बारे में बात करते हैं। 25 जून को जो मुकाबला हुआ, कहते हैं कि पिच और आउटफील्ड के बीच में कोई अंतर नहीं था उस दिन। इट वॉज टोटली ग्रीन। तो ऐसे ऑलमोस्ट था कि क्लाइव लॉयड ने ग्राउंड्समैन से बात की होगी कि इस तरह बनाओ, बिल्कुल ऐसे लग रहा था। और जो पेपर्स थे, लोकल न्यूज़पेपर्स, वो यही कह रहे थे कि यार अगर इंग्लैंड फाइनल में आती तो शायद मैच में कुछ कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रहता। इंडिया आई है तो मतलब मैच तो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, वेस्ट इंडीज तो बहुत आराम से जीतने वाली है। तो वो एक था। तो इंडियन प्लेयर्स वर ऑल्सो स्लाइटली अपसेट कि इस तरह क्यों लिख रहे हैं हमारे बारे में। बट ऑफ कोर्स क्लाइव लॉयड ने टॉस जीता और बॉलिंग की, एंड द वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर्स वेंट क्रेजी ऑन दैट विकेट बिकॉज एवरीथिंग वाज इन देयर फेवर। सुनील गावस्कर बहुत जल्दी आउट हुए, लेकिन श्रीकांत और मोहिंदर अमरनाथ ने बहुत अच्छी बैटिंग की। श्रीकांत ने बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया, कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन फिर उनके डिसमिसल के बाद अगेन और वेस्ट इंडीज की टीम उस वक्त ऐसी थी कि उनको आप 1 इंच दे दो तो वो पूरा माइल ले लेते थे। दे वर अ वेरी फॉर्मिडेबल टीम। और कोई था ही नहीं, मतलब अगर कोई बॉलिंग अटैक होगा जिसमें ओपनिंग बॉलर्स एंडी रॉबर्ट्स और जोएल गार्नर होंगे, उसके बाद आते हैं माइकल होल्डिंग और माल्कम मार्शल, तो कुछ रिलीफ ही नहीं है। तो इंडिया ने सोचा कि एक लैरी गोम्स जो उनके बैट्समैन है, जो ऑफ स्पिन डालते हैं, वो उनके 5th बॉलर है, उनके वीक लिंक है, कमजोर कड़ी है, तो उनको हम टारगेट करते हैं।
उन्होंने लैरी गोम्स को टारगेट किया, लेकिन कपिल देव आउट हो गए, यशपाल शर्मा भी लैरी गोम्स की बॉलिंग को आउट हो गए। सो इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स एवरीथिंग बैकफायर्ड। और पर अंत में जाके काफी यूजफुल पार्टनरशिप्स हुए जो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। एग्जैक्टली तो ये भी एक सबूत है कि इंडिया कितनी प्रोफेशनल टीम थी कि 111 पे 6 विकेटें थी, तो सबको लगा था कि जिस तरह से टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर आउट हो चुकी है, 130 140 में पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन आखिरी 4 विकेटों ने 72 रन्स ऐड किए। उसमें से सैयद किरमानी, मदन लाल, बलविंदर सिंह संधू, इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो दे टुक अस टू सम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी, क्योंकि 183 मतलब कम से कम 3 रन्स पर ओवर का आस्किंग रेट था वेस्ट इंडीज के पास। सो अगेन मेरे ख्याल से दैट वाज अ ट्रिब्यूट, दैट वाज थैंक्स टू व्हाट द सिलेक्टर्स डिड, कि उन्होंने एक ऐसी टीम पिक की जिसमें काफी वर्सेटाइल क्रिकेटर्स थे, हर एक को बैटिंग आती थी, एंड दोस क्रिकेटर्स वर ऑल वेरी प्रोफेशनल। दे पुट अ प्राइस ऑन देयर विकेट। लाइक बलविंदर सिंह संधू जो नंबर 11 पे बैटिंग करते थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अरे मेरा तो काम बॉलिंग करना है, तो मैं ऐसे ही जाऊंगा, बैट ऐसे ही घुमाऊंगा, आउट हो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। बड़े बड़े बैट्समैन जो है टीम में वो नहीं खेल सके, बट ऐसा नहीं है। ही पुट हिज हेड डाउन। उन्हें चोट भी लगी, माल्कम मार्शल की बाउंसर उनको सर पे लगी, बट ही स्टेड ऑन। और वो जो 72 रन्स लास्ट 4 विकेट्स ने ऐड किए, आई थिंक दे प्रूव टू बी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल। और जब जवाबी हमला होने वाला था वेस्ट इंडीज का, सबको लगा बहुत आसान 184 का टारगेट है, बड़े आसानी से हो जाएगा। और वेस्ट इंडीज ने एक्चुअली 185 का टारगेट पाकिस्तान के अगेंस्ट चेस किया था सेमीफाइनल में। सो 1 रन लेस एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, तो सबको लगा था बड़े आसानी से हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शुरुआत से ही झटके मिलने लगे। अभी बलविंदर सिंह संधू, obviously again this is where that experience of being together in Pakistan and West Indies, that set of players that worked, because बलविंदर सिंह संधू दोनों दौरों पे थे, पाकिस्तान के टूर पे थे, वेस्ट इंडीज के टूर पे भी थे। तो वेस्ट इंडीज के टूर पे उन्होंने गॉर्डन ग्रीनिच को स्टडी किया था, और उनको ये समझ में आया था कि उनकी जो इन स्विंग है वो थोड़ी सी गॉर्डन ग्रीनिच को प्रॉब्लम में डालती है, ही कांट फिगर इट आउट। तो उन्होंने वही किया, इन स्विंगर डाली, एंड ग्रीनिच कुडंट रीड दैट बॉल एंड bowled. So 5 for 1. So that was a great start that we had. और फिर आए मैदान पर एक ऐसे खिलाड़ी जिनसे पूरे दुनिया को खौफ थी, और वो थे आइजैक विवियन अलेक्जेंडर रिचर्ड्स। वो मैदान पे है, ऐसा लग रहा था उन्हें कहीं जाने की जल्दी थी। That is precisely what happened कि वो शुरू से जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, कपिल देव ने बाद में जाके कहा भी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये आदमी जो है वो 60 ओवर्स के बारे में सोच ही नहीं रहा है। वो ऐसे खेल रहा है जैसे कि 30 ओवर की मैच है, उसे जल्दी मैच खत्म करनी है, और बिल्कुल इसीलिए शायद वो एक चांस देगा, और वैसे ही हुआ। डेस्मंड हेन सेकंड आउट हुए, और उसके कुछ रन्स बाद रिचर्ड्स ने चांस दिया, टॉप एज लगा, और एक ही प्लेयर मेरे ख्याल से इंडियन टीम में था जो वो कैच पकड़ सकता था, एंड हमारी खुशकिस्मती से वही प्लेयर उस बॉल के नीचे था, वो था कपिल देव, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और उसके बाद विकेट गिरते गए, और एक बड़ी बात यह हुई कि क्लाइव लॉयड के मांसपेशी में खिंचाव हो गया, हैमस्ट्रिंग में इंजरी हुआ, और वो ज्यादा फ्रीली नहीं खेल पाए, और फिर मैच का रुख ही पलट गया। वहां पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि पूरे वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो लैरी गोम्स 2 डाउन नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे। इस मैच में फाइनल में क्लाइव लॉयड नंबर 4 पे आए, 2 डाउन पे आए। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये शायद नंबर 4 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 184 ये बड़ा टारगेट नहीं है, सो ही वांट्स टू बी देयर व्हेन द मैच इज वन। तो ऐसे बहुत लोगों को लगा, और जैसे आपने कहा पहली ही रन ली तो उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई। उसके बाद बहुत ही आसान था, कपिल देव ने रॉजर बिनी को कहा कि उसको फ्रंट फुट पे खिलाओ, फ्रंट फुट उनका दर्द हो रहा है फ्रंट फुट में, और रॉजर बिनी ने बिल्कुल वैसे ही किया, और सीधा कैच गया कपिल देव को, एंड सडनली 66 for 5। और पूरी तरह से जो है काया पलट हो गया था उस मुकाबले का। और खिलाड़ियों की बीवियां जो थी, वो जब रिचर्ड्स बल्लेबाजी कर रहे थे वो उठ के चले गए थे, और जब विकेट जाने लगे तो फिर उनको लगा वापस आना है, वो भी कुछ किस्सा हुआ। हाँ, तो लेकिन उनको वापस एंट्री नहीं मिली क्योंकि टिकट्स नहीं थे उनके पास, तो फिर उन्होंने टीवी पे मैच देखी होटल में, सो दे कुड हियर द चीयर्स, होटल बाजू में ही था, सो दे कुड हियर एवरीथिंग, बट दे वर वाचिंग ऑन टेलीविजन। ये अजीब बात है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे इंडियंस आपको मिलेंगे जो कि 50-60 की उम्र के हैं,
या इवन 70-75 की उम्र के हैं, जो ये कहेंगे कि मैं वो 83 फाइनल टीवी पे देख रहा था और वो जब विवियन रिचर्ड्स ने टॉप एज मारा तो मैं आई स्टार्टेड प्रेइंग और फिर कपिल देव ने वो कैच लिया तो मैंने वो लाइव देखा है। बिल्कुल ऐसे लोगों को आप बिलीव मत कीजिए, उन पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि सच ये है कि जब विवियन रिचर्ड्स मार रहे थे हमारे बॉलर्स को तो दूरदर्शन का ट्रांसमिशन, दूरदर्शन की लिंक चली गई थी, दूरदर्शन हैड लॉस्ट द लिंक। तो काफी लाइक उस जमाने में इंटरप्शंस, रुकावटें काफी होती थी दूरदर्शन पे, सैटेलाइट लिंक बहुत बार जाता था। तो अल्टीमेटली जब टी टाइम हुआ और टी टाइम पे वेस्ट इंडीज 66 for 5 थी, तब ट्रांसमिशन दोबारा शुरू हुआ तो पूरी इंडिया ने हाइलाइट्स में वो विकेट गिरते हुए देखी, विवियन रिचर्ड्स की विकेट। सो इफ एनी इंडियन हु वाज लिविंग इन इंडिया इन 1983 क्लेम्स के उन्होंने वो कैच लाइव देखा है, प्लीज उस पे भरोसा, उस पे विश्वास मत कीजिए। बिल्कुल, ये आपको एक बहुत बड़ी बात बताई है देवेंद्र ने कि काफी कहानियां हैं 83 वर्ल्ड कप की जो बाद में बनी है, पर उस वक्त बिल्कुल वो कहते हैं ना हकीकत से एकदम दूर माने जाना चाहिए था। पर 66 for 5 वेस्ट इंडीज को तो कभी भी कम नहीं आंक सकते थे तब, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी काफी लंबी थी। ऑफ कोर्स। तो टी टाइम के बाद बाकस आउट हो गए तो इट बिकेम 76 for 6, लेकिन फिर जेफरी दूजॉन और माल्कम मार्शल जो कि अच्छे बैट्समैन थे, उनकी एक साझेदारी हुई और अपेरेंटली इंडियन ड्रेसिंग रूम में कुछ एक या दो सीनियर ऑफिशियल्स उस वक्त आए थे। तो मैनेजर जो थे PR मानसिंह, उनको बहुत तकलीफ के साथ उनको बताना पड़ा कि सर वो थोड़ा सुपरस्टिशियस है हम, तो आप जरा बाहर जाएंगे, मतलब आप आए हैं और ये आउट नहीं हो रहे। सो ही हैड अ टफ टाइम कन्विंसिंग देम कि आप थोड़ा बाहर जाओ, और वैसे ही हुआ। फिर 119 for 6, सो लिटिल ओवर 60 रन्स टू गेट, और फिर कपिल देव ने अपने ट्रम्प कार्ड को वापस बुलाया, जिमी अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, हु कुड डू नो रॉन्ग दैट पर्टिकुलर सीजन। क्योंकि जिमी अमरनाथ की एक कहानी भी एक बहुत ही एक फेरी टेल की तरह है, क्योंकि पाकिस्तान टूर के पहले 3 साल वो इंडिया के टीम में नहीं थे। पाकिस्तान टूर के लिए उनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने पाकिस्तान जाके 600 रन कुछ बनाए टेस्ट मैचेस में, 3 सेंचुरीज की। फिर वेस्ट इंडीज गए, वहां पे कुछ 500 रन मारे, 2 सेंचुरीज की, और फिर वर्ल्ड कप में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। सेमीफाइनल में उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। सो ही कुड डू नो रॉन्ग, और पहली ही उनकी जो गेंद थी उस फाइनल में, दूजॉन गॉट एन इनसाइड एज, बोल्ड, एंड वी वर बैक इन बिजनेस। और उसके बाद ऐसा लग रहा था बस अभी बस होने ही वाला है, बस इंतजार का, बस आप इंतजार कीजिए, बस बहुत जल्द होने वाला कुछ। क्या हुआ फिर? तो फिर जिमी अमरनाथ ने और एक विकेट लिया, मार्शल को आउट किया। फिर कपिल देव ने भी सोचा कि ये जल्दी खत्म करना है, एंडी रॉबर्ट्स को उन्होंने लेग बिफोर किया। फिर थोड़ा इंडियन प्लेयर्स को लगा कि अभी थोड़ा देयर इज एवरी चांस कि वी आर 1 विकेट अवे। तो सबने ये देखा कि मैं कहाँ पे हूँ फील्ड पे, तो कितनी जल्दी मैं पैविलियन पहुंच सकूंगा, क्योंकि क्राउड तो जैसे ही फाइनल विकेट गिरता, क्राउड वुड हैव कम ऑन द फील्ड। सो एवरीवन वाज बेसिकली वेटिंग फॉर द लास्ट विकेट टू फॉल सो दैट दे कुड स्टार्ट रनिंग। And 140 for 9, Michael Holding was facing Mohinder Amarnath. The ball hit him on the pads. Ball bounce होके सुनील गावस्कर के पास गया जो स्लिप में खड़े थे। सुनील गावस्कर ने उस मैच में 2 कैचेस ली, so he may have failed with the bat, but he made a name for himself as a catcher in that match. तो बॉल गावस्कर के पास गया, गावस्कर ने बॉल उठाया, और जब गावस्कर सर ने ऊपर देखा तो ही सॉ डिकी बर्ड का हाथ ऑलरेडी ऊपर हो चुका था। द मैच हैड एंडेड, इंडिया हैड वन, और वो बॉल लेके भागे, सारे इंडियन प्लेयर्स भागे, एंड द एंटायर क्राउड केम रनिंग ऑन। मेरे ख्याल से मदन लाल या रॉजर बिनी को कुछ स्टंप मिला, मोहिंदर अमरनाथ को बेल मिली। सो एवरीवन वाज जस्ट रनिंग फॉर हिज लाइफ, एंड जस्ट टोटल केओस। आई मीन, मैं कभी कभी जब मैं सोचता हूं कि क्या महसूस किया होगा उस दिन सारे प्लेयर्स ने और जनता ने, इट वाज माइंड ब्लोइंग। और जो जश्न था उसके बाद ड्रेसिंग रूम में, वो भी यादगार जश्न था। तो अगर आप हाइलाइट्स देखें उस जश्न के, तो आप देखेंगे कपिल देव बालकनी पे खड़े हैं और वो दूध पी रहे हैं, उनके हाथ में दूध की बोतल है। सो आई मीन फॉर फिटनेस, नॉर्थ इंडिया, पंजाब दा पुत्र, हरियाणा दा पुत्र, सो ही वाज ड्रिंकिंग मिल्क। सो इट मस्ट हैव बीन क्रेजी, एंड पूरी रात भर पार्टीज चल रही थी। कपिल देव ने बाद में ये कहा भी कि मुझे आज तक नहीं मालूम कि वो बिल किसने भरा था सारे ड्रिंक्स का, खाने का, बट किसी ने भरा था।
So it was amazing. It must have been great. और श्रीकांत की जुर्रत देखिए, लॉर्ड्स की बालकनी में स्मोक कर रहे थे। स्मोक कर रहा था वो तो। श्रीकांत always has his own rules. और पूरा जो प्रेजेंटेशन था उसमें भी आपने देखा कि मोइंदर अमरनाथ प्लेयर ऑफ द मैच माने गए थे। किरमानी को बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड मिला था। कपिल देव के हाथ में ट्रॉफी आया। और वो पल आप कभी भूल सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन जो हुआ जब ट्रॉफी दिया गया? तो इतनी बार हमने उस बाद में देखा है कि यू नेवर टायर ऑफ वॉचिंग इट। इतनी बार वो हमने देखा है। एंड पर्सनली मुझे अब एक बहुत ही अच्छी बात हुई मेरे साथ कि 25 साल बाद 2008 में जब बीसीसीआई ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की इस 83 वर्ल्ड कप विक्ट्री की, तो दिल्ली में एक फंक्शन किया था बोर्ड ने और पूरी टीम को बुलाया था 83 की टीम को। और मैं उस वक्त बोर्ड में आई वाज मीडिया मैनेजर मीडिया रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ बीसीसीआई। तो वो जो पूरा फंक्शन हुआ था वो मैंने कंपेयर किया था। आई वाज द मास्टर ऑफ सेरेमनीज। तो मैं स्टेज पे हूं और मेरे सामने वो 14 के 14 प्लेयर्स है, सब मेरे बचपन के हीरोज, जिनकी वजह से प्रोबेबली मैं वहां खड़ा था, बिकॉज दे इंस्पायर्ड मी टू डू समथिंग इन क्रिकेट, इफ नॉट प्ले देन डू द सेकेंड बेस्ट थिंग। तो गावस्कर, कपिल, सारे थे, सारे 14 के 14 लोग थे और वो पूरा 2-2.5 घंटे का फंक्शन मैंने एंकर किया था। सो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। हम 83 वर्ल्ड कप लेके आए थे वहां पे, विच वाज अगेन प्रेजेंटेड टू कपिल देव। दैट वाज अ ग्रेट टाइम। और वो यादगार पल था 83 वर्ल्ड कप। कहते हैं कुछ तस्वीरें हैं जहां पे अब्दुल कादिर भी सेलिब्रेट कर रहे थे उनके साथ। यस, अब्दुल कादिर आए थे होटल में सेलिब्रेट करने के लिए। अब्दुल कादिर पाकिस्तान के मरूम लेग स्पिनर हैं जो इस वक्त हमारे बीच नहीं है। या सो अब्दुल कादिर, सम अदर पाकिस्तानी प्लेयर्स आल्सो हैड श्रेनिक सेठ के तस्वीरों में उनका श्रेनिक सेठ की तस्वीरों में है वो। और वसीम अकरम ने भी बहुत साल बाद कहा भी कि मुझे भी थोड़ा लगा कि यार कितना अच्छा हुआ कि इंडिया जीता, काश मैं भी कभी वर्ल्ड कप जीत पाऊं पाकिस्तान के लिए। फिर 1992 में उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। बिल्कुल, ये यादगार एक विश्व कप था और टीम एक्चुअली प्लान था कि हम वर्ल्ड कप से सीधे यूएसए जाएंगे कुछ मुकाबले खेलने के लिए, क्योंकि उनको भी उम्मीद नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। एग्जैक्टली उन्हें लगा था कि लीग मैचेस खेलेंगे, शायद हार जाएंगे, तो यूएस के टिकटों की बुकिंग हो चुकी थी फॉर सम एग्जीबिशन मैचेस। लेकिन फिर बिकॉज वी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स, उन बुकिंग्स को कैंसिल करना पड़ा और फिर टीम को वापस भारत आना पड़ा। और वो जो पूरे मुंबई भर में जो जश्न हुआ, जिसके बारे में शुरुआत में देवेंद्र ने बात की थी, उस जश्न के बाद वानखेड़े स्टेडियम में उसका समापन हुआ। कुछ वैसे ही हुआ 2007 में भी। एग्जैक्टली 2007 में तो मुझे याद है मैं था उस वक्त के कुछ 5 या 6 घंटे लगे टीम को एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम आने में, क्योंकि पूरा मुंबई शहर रास्ते पे था। 83 में भी कुछ ऐसे ही हुआ। एंड जैसे आपने कहा कि 83 और 2007 में काफी सारी सिमिलैरिटीज है। 83 में जो कैप्टन थे, ही ऑल्सो केम फ्रॉम हरियाणा, विच वॉज लाइक क्रिकेटिंग बैकवाटर्स। उस जमाने में इंडियन क्रिकेट वाज बेसिकली एन अर्बन गेम, शहरों का खेल था वो। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, दे हैड द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द टीम। तो हरियाणा से कोई प्लेयर न सिर्फ खेला बट कैप्टन बना। एंड 2007 में इन अ वे हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। रांची का कोई बंदा था जो कैप्टन बना। सो काफी सिमिलैरिटीज हैं दोनों विक्ट्रीज में। एंड बोथ चेंज्ड नॉट ओनली इंडियन क्रिकेट बट आल्सो वर्ल्ड क्रिकेट। बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट के बाद जब वापस आई भारत, तो टीम के खिलाड़ी जो है पहले प्रधानमंत्री से मिले, जो मरहूम इंदिरा गांधी, उनसे मिले, और उसके बाद प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह से भी मिले। दिल्ली गए थे पूरी टीम। वो भी एक यादगार पल है खिलाड़ियों के लिए। पर बीसीसीआई के पास उस वक्त उतने पैसे नहीं थे कि वो खिलाड़ियों को कोई इनाम दे सके, तो उन्होंने कुछ एक इनोवेटिव तरीका ढूंढा उनको इनाम देने के लिए। हाँ, तो बीसीसीआई जब एनकेपी साल्वे तो लंदन में थे ही, तो फाइनल के टाइम पे वो थे, तो सारे प्लेयर्स ने उनको बोला, सर हमने वर्ल्ड कप जीता है तो कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा क्या करें, और देन ही डिस्कवर्ड कि मतलब ठीक है कैश प्राइज देंगे, लेकिन कैश है कहाँ अपने पास। आज के जैसे हालत नहीं थी बोर्ड की उस वक्त। तो फिर दे वेंट टू दिस ग्रेट क्रिकेट लवर जिनका नाम था लता मंगेशकर, और उन्होंने लता जी से विनती की कि आप दिल्ली में एक कॉन्सर्ट आप गाइए, एक शो करेंगे हम दिल्ली में, उसकी टिकटें भेजेंगे और बेचेंगे, और जो शोज के जो प्रोसीड्स होंगे उसमें से जो पैसा आएगा वो हम क्रिकेटर्स को कैश प्राइज दे देंगे। तो लता जी अग्रीड। तो उन्होंने वो दिल्ली में कॉन्सर्ट किया, और फिर हर एक मेंबर को, टीम के मेंबर को 1-1 लाख रुपए उस वक्त मिले।
बहुत बड़ी बात है। और गाने का नाम क्या था? भारत विश्व विजेता। क्या बात है। और अब आपको बता दें, देवेंद्र बहुत अच्छे गायक भी है, कभी इनसे गाएंगे भी कि ये भारत विश्व विजेता गाना याद है आपको? नहीं, ये गाना अनफॉर्चुनेटली याद नहीं है। पर भारत विश्व चैंपियन पहली बार क्रिकेट में बना। उसके पहले हॉकी में विश्व चैंपियन बन चुका था, पर क्रिकेट में पहली बार, एक दिवसीय क्रिकेट में पहली बार विश्व चैंपियन बना। और क्रिकेट का पूरी तरह से रुख पलट दिया था पूरी तरह से। और गेम पूरी तरह से चेंज हो गया इस जीत की वजह से। और एकदम यादगार ऐसा ये टूर्नामेंट हुआ। देवेंद्र, वर्ल्ड कप का हीरो कौन था? मेरे ख्याल से बोलना पड़ेगा कपिल देव, बिकॉज वो जो उन्होंने इनिंग्स खेली अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन दैट मैच, क्रूशल मैच, दैट मेड ऑल द डिफरेंस। मतलब मोहिंदर अमरनाथ तो थे ही जिन्हें सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, बट आई थिंक कपिल देव हैज टू बी कपिल देव। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। बिल्कुल, देवेंद्र ने कहा कि कपिल देव इस वर्ल्ड कप के हीरो थे। 1983 की ये कुछ यादें थी जो देवेंद्र और मैंने आपसे शेयर की। हम आशा करते हैं आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। और एक एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द आएंगे, जब हम बाकी टूर्नामेंट्स के बारे में भी हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे आप सबके साथ। इंडिया स्पोर्ट्स न्यूज को इसी तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले बहुत कुछ है आपके लिए। यहीं पर कहीं मत जाइएगा, यहीं पर बने रहिए। थैंक यू। थैंक यू।